फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कहते हैं सारे जंग का सबसे बड़ा जंग, जिसने उस वक्त की सारी जंगों को खत्म किया, वो पहला वर्ल्ड वॉर था, ये फर्स्ट विश्व युद्ध। 8 जून 1914 को ये शुरू हुआ था। और ये क्यों शुरू हुआ था, इसकी कहानी है कि ऑस्ट्रिया और हंगरी के उस वक्त जो रूलर थे, उनके एक उत्तराधिकारी थे, आर्क ड्यूक फ्रांज फाइनेट। ये अपनी वाइफ के साथ बोस्निया में एक फंक्शन में शामिल होने के लिए गए हुए थे, ऑस्ट्रिया और हंगरी के उत्तराधिकारी। तो वहां पे इन दोनों को, उस वक्त सर्बिया के जो राष्ट्रवादी, उस वक्त एक मूवमेंट चल रहा था, तो वहां के गैवरिलो प्रिंसेस ने इनकी हत्या कर दी। किसकी? ऑस्ट्रिया और हंगरी के उत्तराधिकारी और उनकी पत्नी की। जब इन दोनों को मार डाला तो इसका असर ऑस्ट्रिया और हंगरी में हुआ, गुस्सा आया, उन्हें लगा कि बदला लेना है। और इसी के बाद 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी का कत्ल कर दिया गया था। तो ऑस्ट्रिया और हंगरी एक साथ आए और सर्बिया के ऊपर टूट पड़े। यहां से शुरुआत हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। अब जब ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया पे हमला किया, तो इसके बाद 1 अगस्त को या 28 जुलाई को क्या था, इन्होंने, जर्मनी ने फिर रूस और उसके 2 दिन बाद फ्रांस पे हमला कर दिया। तो शुरुआत हुई ऑस्ट्रिया और हंगरी की सर्बिया से, लेकिन जर्मनी बीच में कूद पड़ा और उसने ये बदला लेने के लिए फिर रूस पे अटैक कर दिया और फिर फ्रांस पे अटैक कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे कई और देश इसमें उतर पड़े। 28 जुलाई 1914 से कायदे से जिस दिन सर्बिया पे अटैक किया था ऑस्ट्रिया और हंगरी ने, तो कहते हैं इसकी शुरुआत उस दिन हुई थी। और उसके बाद ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करीब 4 साल तक चला। 11 नवंबर 1918, 11 नवंबर 1918 तक, यानी 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक पहला विश्व युद्ध लड़ा गया। कहते हैं कि 4 साल टोटल, जो अगर इसको काउंट करें तो 4 साल 3 महीने 2 हफ्ते तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। और इसमें करीब, उस वक्त वर्ल्ड वॉर इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कि दुनिया के बहुत सारे देश शामिल थे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितने देश थे? 30 देशों ने हिस्सा लिया था इस जंग में। और इसमें भारत भी शामिल था, हालांकि उस वक्त अंग्रेज़ों के अंडर में थे हम लोग, तो अंग्रेज़ लीड कर रहे थे। कहते हैं कि इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया के 29 देशों के खासतौर पर 6 करोड़ 82 लाख फौजी लड़ रहे थे। 6 करोड़ 82 लाख सैनिक थे इस जंग में, और जिनमें से करीब 1 करोड़ सैनिकों की जान चली गई थी लड़ाई में। और उस वक्त इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 75,000 इंडियन सैनिक जो थे, उन्होंने भी हिस्सा लिया था अंग्रेजों के कहने पर। जो पहले विश्व युद्ध में 30 देश शामिल हुए थे, उनमें ऑस्ट्रिया और हंगरी, इन्होंने शुरुआत की। हमला किस पे किया? सर्बिया पे। तो ये 3 देश तो थे ही थे। इसके अलावा ब्रिटेन, जापान, रूस, फ्रांस, इटली, अमेरिका, और अमेरिका के 17 जो दोस्त सहयोगी थे वो, और दूसरी तरफ जो थे, ये लोग तो एक तरफ थे, सर्बिया, ब्रिटेन, जापान, रूस, फ्रांस, इटली, अमेरिका। ये देखिए कि उस वक्त अमेरिका रूस के सपोर्ट में था। और दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन जैसे राज्य थे, देश थे। ये जंग यूरोप, अफ्रीका, एशिया और नॉर्थ और साउथ अमेरिका के महाद्वीप पर लड़ा गया, जो सारे हिस्से थे वहां पर। लेकिन तो पहला विश्व युद्ध 4 साल चला, करीब 1 करोड़ लोग मारे गए सैनिक, लेकिन फिर खत्म हो गया। 1914 से चला और 1918 में, क्योंकि उसके बाद समझौता हुआ, तो 30 देश के बाद बाकी देशों की फिर गिनती नहीं बढ़ी। इसके बाद करीब 1918 में ये खत्म हुआ, तो 25 और 2 27 साल बीत गए, 27 ईयर। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, और शुरू कब हुआ था? पहले विश्व युद्ध के करीब 21 साल बाद, 1939 में। अब दूसरा विश्व युद्ध कैसे शुरू हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध शुरू ऐसे हुआ कि जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था, और उस वक्त हिटलर, तो जब पोलैंड पर हमला किया तो बहुत सारे देश जो है पोलैंड के सपोर्ट में आ गए, जिसमें अमेरिका भी था, इवन रूस भी था और बाकी देश। तो इन लोगों ने, फिर ब्रिटेन भी था, तो जर्मनी को खदेड़ना शुरू कर दिया। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया था, और इसके बाद फिर हिटलर से लड़ाई लड़ने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये सारे एक तरफ हो गए। ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, इसमें कुल मिलाकर 70 देशों ने हिस्सा लिया।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 30 ही कंट्री थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 70 तादाद बढ़ गई थी मुल्कों की, क्योंकि सभी के अपने अपने उसमें मसले थे, मसलहत थे। इस युद्ध में अलग अलग देशों के करीब 10 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया था, 10 करोड़, और पहले में कितना लिया था? 6 करोड़, लेकिन 30 ही देश थे, जिनमें से 5 से 7 करोड़ लोगों की जान गई थी। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो वर्ल्ड वॉर था जब दुनिया ने पहली बार एटम बॉम्ब देखा था, नागासाकी और हिरोशिमा पर जब अमेरिका ने गिराया था। तो इकलौता ये विश्व युद्ध है जिसमें अभी तक न्यूक्लियर बॉम्ब या एटम बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था। 1945 सितंबर में आखिरकार हिटलर की हार के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी एक ऑस्ट्रिया और हंगरी के उत्तराधिकारी के कत्ल के बाद सर्बिया पे हमले से शुरू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया तो उसके बाद उससे शुरू हुआ। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या रूस ने जो यूक्रेन पे हमला किया तो इसके बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो, क्योंकि पहले 2 वर्ल्ड वॉर की शुरुआत ऐसी हुई थी। अब इसमें 2 चीजें, रूस ने यूक्रेन पे हमला क्यों किया, पहले ये समझना जरूरी है। यूएसएसआर जब हुआ करता था तो यूक्रेन यूएसएसआर का भी हिस्सा था। 100 साल पुराना इतिहास है यूक्रेन का, और यूक्रेन हमेशा यूएसएसआर के साथ रहा। और जब यूएसएसआर के टुकड़े हुए तो फिर सोवियत संघ से टूटकर 15 अलग अलग देश बने, उनमें से एक यूक्रेन था। यूक्रेन ने भी खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, लेकिन रूस ने उसे पूरी तरह से आज़ाद रहने नहीं दिया। यूक्रेन बेशक आज़ाद देश हो गया था, लेकिन जो भी रूस में सरकार होती उनका वर्चस्व उनके ऊपर होता है। और आज अगर रूस से पीछे है यूक्रेन कई चीज़ों में, तो एक चीज़ जानकर आपको हैरानी होगी कि एक वक्त ऐसा था जब यूक्रेन के पास सबसे ज़्यादा एटम बॉम्ब थे, परमाणु बम थे, अमेरिका और रूस से भी ज़्यादा। कहते हैं कि 1800 से 2000 के बीच उस वक्त यूक्रेन के पास एटम बॉम्ब हुआ करते थे, 1800 टू 2000 के बीच। लेकिन जब यूक्रेन अलग हुआ यूएसएसआर के टूटने के बाद, तो 5 दिसंबर 1994 को एक समझौता हुआ था, जिस समझौते का नाम है बल्कि बुडापेस्ट मेमोरेंडम। ये हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ, और उसमें यूक्रेन, बेलारूस जो अलग हुआ था, कजाकिस्तान, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, इन सब की एक मीटिंग हुई थी। और इसमें ही एक समझौता हुआ, और इस समझौते के तहत ये हुआ कि यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान, इन्हें आज़ादी तो दी जाएगी और इनकी सीमाओं का भी ख्याल रखा जाएगा, और कोई इन पे हमला ना करे इसकी भी गारंटी दी जाएगी, लेकिन बदले में यूक्रेन को अपने सारे बम लौटाने होंगे। 1996 में यूक्रेन ने इस समझौते के तहत, जो एक एनपीटी परमाणु अनुप्रसार संधि था, अपने सारे हथियार रूस को ही सौंप दिए। क्यों? क्योंकि 1996 में यूक्रेन में जो सरकार थी वो रूस के ही एक तरह से इशारे पे चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि चलो, हमें कोई रूस कह रहा था हमें खतरा है, तो उन्होंने बॉम्ब लौटा दिया। रूस ने कहा हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम्हारी सीमा पे हमला भी नहीं करेंगे। और इस तरीके से इतने सारे बॉम्ब रहते हुए, आज सोचिए अगर यूक्रेन के पास होता तो शायद रूस इतनी हिम्मत नहीं करता, क्योंकि परमाणु बम की तादाद 1800 से 2000 के बीच में पूरे रूस के लिए काफ़ी था। हालांकि रूस के पास उससे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बर्बादी होती। लेकिन यूक्रेन ने इस समझौते के तहत अपने सारे बॉम्ब लौटा दिए थे, और आज यही है कि यूक्रेन बेबस है। तो यूक्रेन के पास इतने बॉम्ब थे, लेकिन फिर भी लौटा दिया। अब सवाल यह है कि जब यह आज़ाद हो गया यूएसएसआर से, उसके बाद भी यूक्रेन को रूस ने चैन से रहने क्यों नहीं दिया? तो रहने दिया तब तक जब तक कि यूक्रेन में रूस की एक तरह से कठपुतली सरकार रही। 2014 तक कोई इशू नहीं आया, क्योंकि वहां पे जो सरकार थी वो कठपुतली सरकार थी। इधर 20 साल से करीब 2000 से पुतिन जो है रूस की कमान संभाल रहे थे, 4 बार राष्ट्रपति बने रूस को। हालांकि उन्होंने जब यूएसएसआर के टुकड़े हुए तो उसमें यह था कि यूएसएसआर के टुकड़े होने के बाद रूस बिखर गया, लेकिन रूस को एक आर्थिक शक्ति बनाने का काम किया पुतिन ने। और धीरे धीरे फिर उसके बाद उन्होंने इसी जो देश यूक्रेन, इसके क्रीमिया शहर पे भी कब्जा किया था, और क्रीमिया में काफ़ी लड़ाई चली। 2014 की बात है उसके बाद। हालांकि इसी क्रीमिया को यूएसएसआर ने, जब यूएसएसआर और यूक्रेन एक ही हुआ करता था, तो इस क्रीमिया को यूक्रेन को दे दिया था कि तुम हो। जैसे इंडिया में अपने स्टेट अलग अलग है, यूपी, बिहार, पंजाब, बंगाल। तो मान लीजिए कि एक स्टेट अगर जयपुर जैसे राजस्थान में है, तो एक ही सरकार, एक ही देश के अंदर में उन्होंने कहा चलो आज से जयपुर यूपी का हुआ। तो उस वक्त क्रीमिया को पार्ट बना दिया गया था यूक्रेन का, और ये तोहफे में दिया था उस वक्त के यूएसएसआर के नेता ने। लेकिन 2014 में
यूक्रेन में सत्ता पलट गई। जो यूक्रेन में रूस की कठपुतली सरकार थी वो गिर गई, लोगों ने विरोध किया और उसके बाद वहां नई सरकार आई, नए राष्ट्रपति आए। उनके आते ही सुर बदल गए। उन्होंने रूस और पुतिन के खिलाफ जाना शुरू किया। उसके बाद जेलेंस्की है जो अभी प्रेसिडेंट है, वो भी जाने शुरू हुए। और जो सबसे बड़ा इशू बना, इस जंग तक जो बात पहुंची, वो सिर्फ एक वजह से कि यूक्रेन ने 2014 के बाद एक अपनी ख्वाहिश जताई कि वो नेटो देश का मेंबर बनना चाहता है, और यही बात रूस और पुतिन को गवारा नहीं थी। अब नेटो का नाम आप लगातार बहुत सुन रहे हैं। ये नेटो है क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एनएटीओ, नेटो। इस नेटो की शुरुआत हुई थी 1939 और 45 के बीच में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो मैंने आपको कहा, जब हुआ। रूस जर्मनी तक घुस गई, हिटलर हार गया। लेकिन इसके बाद फिर यूएसएसआर उस वक्त हुआ करता था, उसने दुनिया भर के देशों पे अलग अलग हमले करने शुरू किए थे। और उस सोवियत संघ को रोकने के लिए अमेरिका को लगा कि ये इस तरह तो दुनिया के बाकी देशों पे भी हमला करता जाएगा, जर्मनी तक तो घुस ही गया था। तब उन्होंने कहा कि नहीं, जो अमेरिका के फ्रेंड देश हैं, कंट्री है, उनको मिलाकर एक अपनी सेना बनानी चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, सबसे बड़ी आर्मी इसी नेटो के पास है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये आया कि यूएसएसआर को रोकना है, तो 1949 में पहली बार नेटो का जन्म हुआ, अमेरिका की अगुवाई में। 12 कंट्री इसमें शामिल हुए थे तब, और उन 12 देशों ने मिलकर नेटो की ये पूरी एक टीम बनाई। इस टीम का मूल मंत्र यह था कि कोई भी देश जो नेटो के देश पे हमला करेगा, नेटो का हर देश उसको अपने ऊपर हमला मानेगा। और इसीलिए उन सारे देशों के सैनिकों को इसमें शामिल किया गया। धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया और नेटो की तादाद भी बढ़ती गई। आज की तारीख में नेटो के 30 मेंबर हैं, 30 देश नेटो में शामिल हैं। और इन देशों में शामिल होने का फिर मतलब यह है कि इन 30 देशों पर अगर किसी ने हमला किया तो ये नेटो पे हमला माना जाएगा। फिर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जितने भी इसके मेंबर हैं, वो सब उसके साथ खड़े हो जाएंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी, क्योंकि अलग अलग देशों की सेना और एक 30 देशों की सेना एक साथ, तो आप अंदाजा लगाइए। कई ऐसे देश थे जो जब यूएसएसआर टूटा तो वो नेटो के मेंबर बने। और 2008 में जॉर्जिया और यूक्रेन उसके बाद नेटो का मेंबर बनने का इनको दावत दिया गया था अमेरिका की तरफ से। लेकिन उस वक्त कठपुतली सरकार थी रूस की, तो रूस ने मना कर दिया। लेकिन 2014 के बाद जब चीज़ें बदली तो फिर 2016, 18 और 20 सुगबुगाहट शुरू हुई और यूक्रेन ने ख्वाहिश जताई कि हमें नेटो का मेंबर बनाए। अच्छा, यूएसएसआर से जो 15 देश टूटे, उसमें से कई देश ऐसे हैं जिनकी सीमा रूस से लगती है, और उनमें से कई देश नेटो के मेंबर बन गए। जब मेंबर बन गए तो फिर नेटो की जो सेना है वो वहाँ बॉर्डर तक पहुँची, वहाँ उन्होंने अपनी मिसाइल लगाई, टेस्टिंग की। तो अब सीधे सीधे वो रूस के दरवाजे पर हैं, बॉर्डर पर हैं। रूस को खतरा हुआ कि नेटो की जो सेना है वो उनको चारों तरफ से घेर रही है। अब अगर इसमें यूक्रेन भी मेंबर बन जाता है तो फिर यूक्रेन के नाम पर नेटो की सेना यूक्रेन में दाखिल होगी, मतलब कि रूस के दरवाजे पर खड़ी होगी। पुतिन और रूस कभी नहीं चाहते कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बने, और इसी का विरोध पुतिन ने किया और रूस ने किया, और कहा कि जो यूरोप है और अमेरिका है इस बात की गारंटी दे कि वो यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनाएंगे। लेकिन ना अमेरिका ने गारंटी दी, ना नेटो ने गारंटी दी, और इसी से चढ़कर ये बात बढ़ती गई, तनाव बढ़ता गया, और आखिरकार पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इससे पहले भी यूक्रेन पर हमला किया है रूस ने, क्रीमिया को कब्जे में ले लिया था, लेकिन फिर जो पूरा यूक्रेन उसे छोड़ दिया। इस बार भी पुतिन ने ये लगातार कह रहे हैं कि हम यूक्रेन पे कब्जा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन 2 ऐसे इलाके हैं जिसको उन्होंने आज़ाद घोषित कर दिया, और ये दोनों वो इलाके हैं जहाँ रूसी मूल के लोग ज़्यादा रहते हैं। पूरे यूक्रेन में 6%, मतलब पूरी आबादी का 6% जो है वो रूसी भाषाई, रूसी मूल के लोग हैं। और जो रूसी मूल के लोग हैं वो हमेशा रूस और पुतिन के ही लिए हमदर्दी रखते हैं, और जो नहीं हैं वो यूक्रेन के लिए रखते हैं। तो रूस में यूक्रेन को लेकर भी बड़ी हमदर्दी है, लेकिन दूसरी तरफ खुद रूस के अंदर रूस ने जो हमला किया यूक्रेन पर, उसको भी लेकर नाराज़गी है। पर सवाल यह है कि पुतिन के खिलाफ जाएगा कौन, पुतिन के खिलाफ बोलेगा कौन। 20 साल के अपने कार्यकाल में पुतिन का एक लंबा इतिहास रहा। सेंट पीटर्सबर्ग में पढ़ाई लिखाई की, वहीं जूडो सीखा, बॉक्सिंग सीखी। और पुतिन का ये कोट है बहुत कि अगर आपको लड़ाई लड़नी ही है तो इंतज़ार मत कीजिए, पहला पंच आप मारिए, पहला घूंसा आप मारिए। और यही चीज़ इस जंग में, हर जंग में होती है। पुतिन 20 साल हो गए, और 20 साल में हालांकि रूस के अंदर जो मीडिया है वो पुतिन को हीरो मानती है, कहती है एनिमल लवर भी है,
रूस को ताकत बनाई, इतनी बड़ी महाशक्ति बनाई, फिर जॉर्जिया के जंग जीतना या फिर क्रीमिया को अपने साथ मिलाना, इससे उनकी पॉपुलैरिटी तो बढ़ी। लेकिन एक दूसरी सच्चाई ये भी है कि रूस में मीडिया वही लिखती दिखाती है जो पुतिन के सपोर्ट में हक में हो, पुतिन के खिलाफ नहीं जाती। तो शायद एक तरफा तस्वीर ही आती है। पुतिन के ऊपर इल्ज़ाम है कि जितने भी अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं उन सबको भी एक एक कर ठिकाने लगा दिया। पुतिन पे ये भी इल्ज़ाम है कि हर चुनाव में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और ज़्यादा परसेंट से वोट से जीतते हैं। लेकिन यूरोप, अमेरिका और बाकी देशों ने हमेशा इल्ज़ाम लगाया है कि पुतिन चुनाव में धांधली करके और सामने वाले अपने विरोधियों को दबा कर चुनाव जीतते हैं और वो एक तरह के डिक्टेटर भी हैं। तो ये भी एक तस्वीर है। लेकिन वहाँ की मीडिया पुतिन को हीरो मानती है। वहाँ की मीडिया के हिसाब से पुतिन की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी है और उन्होंने यूएसएसआर के टूटने के बाद रूस को जो एक महाशक्ति बनाई है उसकी वजह से पुतिन एक हीरो के तौर पर देखे जाते हैं। लेकिन बात वही है, इसमें कितनी सच्चाई मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो दूसरी खबर आती है वो यही है कि वहाँ की मीडिया भी एक तरह से सेंसर्ड है और मीडिया वही दिखाती है जो वहाँ की सरकार चाहती है। इस दुनिया के बहुत सारे देशों में ऐसा होता है। तो अब पुतिन सिर्फ इस नेटो के लिए, और नेटो कई लोगों ने कहा था कि सर नेटो क्या होता है, थोड़ा समझा दीजिए, तो आज आपको क्लियर भी हो गया होगा। लेकिन आज शाम होते होते ये अच्छी खबर आई है कि पुतिन और उधर यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार है, तो मसला हल हो जाए। हालांकि ये भी कहते हैं कीव के बाहर खड़ी हुई है लगभग, कि जो दोनों का मुकाबला है वो कोई मुकाबला नहीं है। और मुकाबला इसलिए नहीं है कि कहाँ इतनी बड़ी सैन्य ताकत, कहाँ यूक्रेन। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई है, अगर इस हमले के बाद रूस के, मान लीजिए नेटो देश या अमेरिका अपने सैनिक भेज देता यूक्रेन में और रूस के खिलाफ लड़ने के लिए, तो फिर क्या होता? वही होता जो मैंने आपको शुरू में कहा। ऑस्ट्रिया और हंगरी में जैसे सर्बिया पे हमला किया, जर्मनी ने पोलैंड पे किया तो दूसरा वर्ल्ड वार हुआ, पहला सर्बिया पे हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। इस बार अगर यूक्रेन की मदद के लिए बाकी देश उसके साथ अपनी सेना भेज देते तो फिर रूस ने पहले ही, पुतिन ने चेतावनी दी कि अगर इस जंग में किसी और ने दखल डाली तो वो अपने अंजाम को भुगते। इसका मतलब है कि अगर अमेरिका अपने सैनिक भेजता तो फिर रूस अमेरिका पे हमला करता और फिर ये होता कि जो अमेरिका के दोस्त मुल्क हैं वो धीरे धीरे उसकी तरफ से आते, फिर जो रूस के हमदर्द मुल्क हैं और दोस्त मुल्क हैं उसकी तरफ आते, और इस तरीके से दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाती। और जब एक से ज़्यादा देश जंग में हिस्सा लेते हैं तो फिर धीरे धीरे देश की तादाद जब बढ़ती तो ये वर्ल्ड वॉर की तरह हो जाती। हालांकि चीन अभी भी इसको लेके खामोश है, लेकिन ये कहते हैं कि जब भी अमेरिका और रूस में से चुनना हो तो चीन अमेरिका के बजाय रूस को ही चुनता है। लेकिन ये महाशक्ति की भी एक तरह से लड़ाई देखी जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की हालत इतनी अच्छी नहीं है। अभी अफगानिस्तान में 20 साल की नाकामी के बाद लौटा, सीरिया, बाकी जगह पे भी ऐसी सब कुछ हुआ, उसकी आर्थिक हालत भी अब पहले जैसी रही नहीं। और कहते हैं कुछ वक्त का हेरफेर है कि सुपर पावर की गद्दी अब अमेरिका से छिन जाएगी तो फिर कौन? तो दो ही देश का नाम सामने आता है, एक चीन और एक रूस। अब इन दोनों में भी से कौन? तो ज़्यादातर लोगों का मानना है चीन। तो आने वाले वक्त में सुपर पावर का दर्जा और खिताब भी बदलने वाला है। लेकिन ये शुक्र है कि किसी देश ने अपनी सेना नहीं भेजी, जो बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर की मिसाल सामने है, वरना हम तीसरे विश्व युद्ध के दहलीज पर खड़े होते हैं। अब दुआ यही है कि इन दोनों देशों के बीच बातचीत से, शांति से मसला निपट जाए और जंग की नौबत ना आए, क्योंकि जंग हमेशा बर्बादी लाती है, तबाही लाती है। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले अपना सिलसिला, अफरोज असलम, हैप्पी बर्थडे, आज इनका जन्मदिन है। इसके अलावा रूही रावत, इनका भी जन्मदिन है आज, तो हैप्पी बर्थडे रूही। और गोरखपुर यूपी से हैं ये, और राहुल कुमार रावत जी की बेटियां हैं, उन्होंने भेजा है। इसके अलावा जया बेन रे जी, इनकी 70वीं सालगिरह है, तो हैप्पी बर्थडे जया बेन रे जी, प्रणाम, आप हमेशा अच्छी रहें, खुश रहें। और नवनीत रे जी, इनके पति हैं, उन्होंने भेजा है टोरंटो से। सुनील प्रजापति, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सुनील साहब। और पूनम प्रजापति जी ने भेजा मुंबई से, ये इनकी पत्नी है। रोहित कुमार, इनके 24 को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे रोहित, झारखंड से हैं ये। इसके अलावा आरुष कोठारी, हैप्पी बर्थडे आरुष। और अमित कोठारी जी ने सूरत से भेजा, इनके बेटे हैं। अभय यादव जी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अभय, हैदराबाद से हैं ये। इसके अलावा गुदान कुमार सिंह, हैप्पी बर्थडे आपको भी। इसके अलावा पारस जैन, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे पारस, एमपी से हैं ये। सायान गांगुली, इनके पेरेंट्स का, मम्मी और पापा की जो है मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई।